और शुरुआत अफगानिस्तान के मुद्दे पर केंद्र को मिले विपक्ष के समर्थन से। अफगानिस्तान संकट पर दिल्ली में आज सभी दलों की बैठक हुई। ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली। इस बैठक में 31 पार्टी के 37 नेता शामिल हुए। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी पार्टियों को अफगानिस्तान संकट पर भारत की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी दी। बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि अफगानिस्तान में स्थिति बेहद खराब है और भारत सरकार अफगानिस्तान में फंसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां से निकालने की कोशिश कर रही है। जयशंकर ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर फिलहाल वेट एंड वॉच पॉलिसी अपना रही है। अफगानिस्तान के मुद्दे पर विपक्ष ने केंद्र सरकार के कदम का समर्थन किया। सभी दलों ने अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर की तारीफ की और बधाई भी दी। वहाँ काबुल की स्थिति, अफगानिस्तान की स्थिति तो देख रहे हैं। अभी इस सिचुएशन में जब वहाँ सिचुएशन सेटल डाउन नहीं हुआ, अगर आपके जो पॉलिसी, आगे की पॉलिसी के सवाल जो हैं, आप इसमें आपको थोड़ा और पेशेंस दिखाना होगा। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर को आपने सुना। अफगानिस्तान पर जिस तरह से हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं, उसी को लेकर एक सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें देश हित सबसे सर्वोपरि रखा गया और अफगानिस्तान पर बिगड़ते हालातों पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक एक करके विपक्ष के सभी सवालों का जवाब भी दिया और विपक्ष तक जानकारी भी पहुंचाई। जो विपक्षी नेता वहां पर मौजूद थे, उन सभी तक जानकारियां पहुंचाई गई कि आखिर अफगानिस्तान से किस तरह से लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है और आगे किस तरह काम किया जाएगा, क्या रणनीति है। और विक्रांत यादव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विक्रांत जी, अब देखिए बैठक हो गई है, लेकिन अब सवाल यह है कि आगे किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी, क्या संपर्क साधा जाएगा। हालांकि वेट एंड वॉच की अभी पॉलिसी अपनाई जा रही है केंद्र सरकार द्वारा। देखिए, सबसे पहले तो 2-3 जानकारी, जो जरूरी जानकारी है इस बैठक की, वो अपने दर्शकों को दे देते हैं शिवानी। कि बैठक में यहाँ पर विदेश मंत्री की तरफ से इन सब कदमों की जानकारी दी गई जो भारत ने जिस तरीके से तालिबान ने कब्जा किया था, सत्ता से बेदखल किया था गनी सरकार को, उससे पहले भारत ने क्या कदम उठाने शुरू किए गए थे, उनकी जानकारी दी गई। इसके बाद जो इमीडिएट मेजर्स किए गए, जो अचानक से कदम उठाए गए, जिसमें 24/7 स्पेशल अफगानिस्तान सेल बनाया गया MEA के अंदर और ई वीजा तुरंत स्टार्ट किया गया अफगानिस्तान नागरिकों के लिए। इसलिए अभी तक जो है वहां से 175 एम्बेसी के कर्मियों को निकाला जा चुका है, यहां पर सुरक्षित लाया जा चुका है। बाकी जो भारतीय नागरिक थे, 263 भारतीय नागरिकों को यहां पर लाया गया है। इसके अलावा 112 अफगानी सिख और हिंदुओं को यहां पर हिंदुस्तान में लाया गया है। इसके अलावा 15 ऐसे नागरिक हैं जो बाकी किसी देश के हैं, उनको निकाला गया। यानी टोटल इवैक्यूएशन जो वहां से किया भारत सरकार ने, वो 565 लोगों का था। तो कई तरह के चैलेंज भी थे इवैक्यूएशन के काम में। वहां पर जो काबुल एयरपोर्ट था, वहां पर लगातार फायरिंग चल रही थी। उसके बीच से अपने विमान को लेकर जाना और इवैक्यूएट करके लोगों को सुरक्षित लेकर के आना, ये एक बड़ा चैलेंज था। इसके अलावा वहां पर जब विमान को उतारने की परमिशन लेनी होती थी, उसमें काफी दिक्कतें आ रही थी और उसके बावजूद उन सबको डील किया गया। और इस तमाम जानकारी ये दी गई है आज की बैठक में। और विदेश मंत्रालय की तरफ से जो प्रेजेंटेशन दिया गया, उसके बाद सभी विपक्षी दलों ने हालांकि इस पर सहमति भी जताई, संतोष भी जताया कि जिस तरीके का काम भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने वहां पर किया है, जिस तरीके से अपने नागरिकों को सुरक्षित लेकर आए हैं, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। एक जो महत्वपूर्ण बात उठी है कि अब आगे क्या, अब आगे भारत के और अफगानिस्तान के संबंध कैसे रहेंगे, इसके बारे में मंत्रालय की तरफ से, विदेश मंत्री की तरफ से साफ ये कहा गया कि अभी भारत वेट एंड वॉच पॉलिसी पर है। अभी भारत तमाम चीजों को देख रहा है और जिस तरीके का रुख आगे रहता है, उसके आधार पर भारत अपने हितों को आगे रखते हुए फैसला लेगा। भारत के तमाम हित सर्वप्रथम रहेंगे और उसी के हिसाब से भारत अपनी आगे की रणनीति तय करेगा अफगानिस्तान के साथ। जी विक्रांत जी, यानी कि देश हित सर्वोपरि रहेगा और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। फिलहाल केंद्र सरकार ने वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई है। वहीं ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने का तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने का काम और तेज हो गया है। इसी कड़ी में आज काबुल में फंसे भारतीयों को लेकर वायुसेना का एक विमान दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचा। विमान में कुल 35 लोग सवार थे, जिनमें 24 भारतीय और 11 नेपाली नागरिक थे। हिंडन एयरबेस के गेट के भीतर एक बस खड़ी है। ये वही बस है जिसमें काबुल से 35 जो लोग हैं उनको यहाँ पे लाया गया है। इनमें 24 भारतीय हैं और 11 नेपाल मूल के लोग हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है। सुबह तकरीबन 9:30 बजे हिंडन में
C-17 ग्लोब मास्टर उतरा और उसमें से 35 लोगों को जो है उतारा गया। इस वक्त यहाँ पे सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अब यहाँ से उनको लेके जाया जा रहा है। खास बात यह है कि सरकार ने ये साफ किया है कि कोरोना नियमों का पालन किया जाएगा और उसी के चलते सबसे पहले यहाँ उतार के उनका जो है RT-PCR टेस्ट कराया गया और उसके बाद अब यहाँ से उनको ले जाया जाएगा क्वारंटाइन सेंटर। 14 दिन के लिए उनको क्वारंटाइन रखा जाएगा और अगर इनमें से कोई भी ऐसा शख्स जो कि कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है उनको जो है सीधे अस्पताल ले जाया जाएगा। और विक्रांत यादव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत जी देखिए, अब यहाँ पर तालिबान ने ये तो कहा है कि वो किसी भी भारतवासी या जो भी विदेशी होगा उसको नहीं रोका जाएगा, लेकिन कितना भरोसा किया जा सकता है? हो सकता है आने वाले समय में वो अपने इसी स्टेटमेंट से मुखर हो जाए। देखिए, भारत के नागरिकों को लेकर भारत सरकार पूरी तरीके से चिंतित है और इसी कारण भारत सरकार की पहली प्राथमिकता भी यही थी कि वो अपने तमाम नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकाल ले। अफगानिस्तान जिस तरह की चेतावनी दे रहा है, उसने 31 तारीख का अल्टीमेटम दिया था अमेरिकी फोर्सेस को और अमेरिका ने भी कहा है कि वो 31 तारीख तक खाली कर देगा। लेकिन भारत सरकार अपने नागरिकों को लेकर के पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि पूरे सभी कदम उठाए गए हैं और तमाम नागरिकों को लेकर के यहाँ पर सुरक्षित आए हैं। ऐसा नहीं केवल अपने नागरिक नहीं बल्कि अफगान के जो माइनॉरिटीज के लोग थे, यानी वहाँ के जो अफगानी हिंदू और सिख थे, उनको भी सुरक्षित लेकर के यहाँ पर आया गया और बाकी देशों के भी नागरिकों को सुरक्षित यहाँ पर लाया गया है। तो भारत इन सब चीजों को लेकर के तमाम कदम उठा रहा है और डिप्लोमेटिक स्तर पर भी तमाम चीजों पर नजर रखी जा रही है। लेकिन आगे तालिबान के साथ किस तरीके के संबंध होंगे, क्या भारत सरकार, क्योंकि भारत ने बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर निवेश किया हुआ है, ये बात भी आज की बैठक में उठी कि भारत ने बड़ा निवेश वहां पर किया हुआ है, तमाम प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यहाँ तक कि अफगानिस्तान की संसद भी भारत ने बनवाई है। तो इतने प्रोजेक्ट वहां पर चल रहे हैं, उन सब को लेकर के भारत की चिंता जायज है। बैठक में भी ये बात उठी, जिसका जवाब मंत्रालय की तरफ से दिया गया कि इन सब चीजों पर नजर रखी जाएगी। अभी बिल्कुल, यानी कि वहाँ जो भी हालात है अफगानिस्तान पर इस वक्त यहाँ पर भारत सरकार पूरी नजर बनाए हुए है और कोशिश की जा रही है कि जो भी भारतीय वहाँ फंसे हैं या फिर जो नागरिक वहाँ से भारत आना चाहते हैं उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया जाए। वहीं अफगानिस्तान से भारत आ रहे 140 अफगान सिख नागरिकों को तालिबान ने काबुल में रोक लिया। न्यूज 18 के आदित्य राज कॉल की खबर है कि 140 सिख अफगानी नागरिकों का एक जत्था श्री गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के मौके पर भारत में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहा था, लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान ने इन्हें रोक लिया। बताया गया कि इन्हें करीब 15 घंटे तक रोके रखा गया और उसके बाद उन्हें वापस भेज दिया गया। और अभी सर्वदलीय बैठक हुई थी कुछ देर पहले और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त हमारे साथ है। सर्वदलीय बैठक अटेंड किया सरकार की तरफ से। सर आप लोगों की जो चिंताएं थी उससे अवगत कराया सरकार ने आप लोगों को? देखिए, जो चीजें हमको कहना था हम तो कहे, उसका उसी वक्त मालूम होगा कि जब ग्राउंड रियलिटी हमको मालूम होगी या जो चीजें हम बताए गए हैं उसका अगर समाधान निकला तो उसी वक्त हम समझेंगे कि वो सारी चीज़ें ठीक हो गई है। लेकिन उन्होंने सविस्तार से अपना रिपोर्ट रखा है, हम देखेंगे किस ढंग से जो बचे हुए लोगों को ला सकते हैं और दूसरे देशों के साथ अपना रुख क्या होगा और किस ढंग से अपनी हिफाजत वो करते रहेंगे और खासकर हमको जो समस्या आगे आने वाली है उसके बारे में उनका क्या प्लान है। ये सारी चीज़ें, अभी बहुत सी चीज़ें आगे हैं। ये तो आज की स्थिति के बारे में उन्होंने कहा और हमने जो कहना था वो सारी चीज़ें उनको बताई। दोहा का एग्रीमेंट क्या हो गया, वो स्टूडेंट्स का क्या होगा, यहाँ के सिटीजन्स का क्या होगा, ऐसे सारी चीज़ें। सर एक और सवाल है कि तालिबान को लेकर क्या सरकार की नीति होगी, क्योंकि आप लोग के समय से तालिबान की नीति बनाई गई थी, तालिबान को लेकर क्या नीति होगी? देखिए, उसका कोई क्वेश्चन अब नहीं है। उन्होंने खुद ही कहा कि वो हम इस बारे में वेट एंड वॉच तालिबान पर वेट एंड वॉच की नीति होगी सरकार की तरफ से। मल्लिकार्जुन खड़गे थे राज्यसभा में विपक्ष के नेता जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया और तालिबान से इंगेजमेंट के मसले पर पॉलिसी वेट एंड वॉच की होगी। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।
और अब बड़ी खबर आ रही है काबुल से। न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की खबर है कि 31 अगस्त के बाद काबुल से भारत की उड़ान पर 31 अगस्त के बाद ब्रेक लग सकता है। काबुल एयरपोर्ट का एटीसी अभी अमेरिका के पास है, लेकिन 31 अगस्त के बाद एटीसी पर तालिबान का कंट्रोल होगा, जिसके बाद भारत की तरफ से अफगानिस्तान के लिए उड़ानें भेजना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सरकार के सूत्रों के मुताबिक नियमित उड़ान यात्रियों और क्रू मेंबर की जिंदगी को जोखिम में डाल सकती है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक हालांकि यह अंतिम निर्णय नहीं है, काबुल के लिए नियमित उड़ान पर विचार किया जा रहा है। और विक्रांत यादव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत जी, देखिए 31 अगस्त के बाद नियमित तौर पर अब उड़ानें वहां से चलाना मुश्किल होगा, और अभी विदेश मंत्री ने भी कहा कि कई ऐसे नागरिक हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं भारतीयों को। ऐसे में चैलेंज है ये सरकार के लिए कि कैसे वो कितनी जल्दी इन लोगों को वहां से बाहर निकाले। देखिए, निश्चित तौर पर सुरक्षित वापसी एक बड़ा चैलेंज शुरुआत से था, इसीलिए इस ऑपरेशन को इतने बड़े पैमाने पर किया भी गया और भारत सरकार तुरंत सक्रिय भी हुई। तमाम जो एमईए की तरफ से कदम उठाए जाने थे वो तुरंत उठाए गए और जिस तरह से जितना जल्दी मुमकिन हुआ अपने नागरिकों को निकालने का काम शुरू किया गया। भारत सरकार ये जानती थी कि बाकी चीजें बाद में हो सकती है, लेकिन एक बार अपने नागरिक सुरक्षित यहाँ पर लौट आए, उसके बाद आगे क्या रुख अपनाना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, वो किया जाएगा। हालांकि ये बात सही है कि 31 तारीख के बाद क्या होगा, वहां पर किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से एयरपोर्ट पर एटीसी कंट्रोल कैसे रहेगा, कैसे वहां पर विमान उतरेंगे, इन सब चीजों को लेकर के अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं है। इन सब चीजों के बारे में पूरी तरीके से नजर रखी जा रही है और 31 के बाद जैसे जैसे स्थिति साफ होगी उसके बाद ये कोशिश की जाएगी कि उसके हिसाब से कदम उठाए जाए। हालांकि ये बात सही है कि अभी फिलहाल ये खबर आ रही है कि 31 के बाद वहां पर जैसे अभी फ्लाइट्स जा रही हैं और अपने नागरिकों को लेकर के आ रही हैं, ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि उसमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो लोग काम करते हैं। इसलिए एक बार उसको तय होने के बाद आगे फ्लाइट्स होगा। अभी ये पूरा फाइनल नहीं है कि उसके बाद 31 के बाद चलेंगी नहीं, लेकिन ब्रेक, टेम्परेरी ब्रेक जरूर लगेगा और उसके बाद भारत सरकार ब्रेक जरूर लग जाएगा। और जैसा कि इससे पहले अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा है कि अभी भी कई ऐसे नागरिक हैं जो इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है भारत सरकार द्वारा कि उनको जल्द से जल्द वहां से सुरक्षित निकाला जाए। अब तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के लोग देश छोड़ने के लिए किस कदर आमादा हैं, इसकी एक और तस्वीर अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर से सामने आई, जहां हजारों की संख्या में अफगान नागरिक पाकिस्तान जाने के लिए बॉर्डर पर जुटे हुए दिखाई दिए। इस दौरान बॉर्डर के आसपास के पूरे इलाके में दूर दूर तक अफगान नागरिक नजर आए, कंधे पर अपना सामान उठाए अफगान नागरिक लंबी कतारों में खड़े हुए दिखाई दिए। बॉर्डर बंद होने की वजह से वहां लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई और कतारें और लंबी होती गई। इस दौरान तस्वीरों में हालात काबुल एयरपोर्ट से भी ज्यादा खराब दिखाई दिए। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह वहां पर भीड़ है। ये सभी अफगानी नागरिक हैं जो इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़े हैं। दरवाजे बंद हैं उनके लिए पाकिस्तान के, और इसी वजह से वहां पर जो भीड़ है अब और ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि पीछे से और कई अफगानी नागरिक बचकर अफगानिस्तान से पाकिस्तान की ओर जाना चाहते हैं, लेकिन इनको अब पाकिस्तान में प्रवेश नहीं मिल रहा है क्योंकि वहां दरवाजे बंद हैं बॉर्डर पर, और इसी वजह से जो अब भीड़ है अफगानी नागरिकों की वो बढ़ती जा रही है अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर। वहीं तालिबान ने अफगान नागरिकों के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है, साथ ही एयरपोर्ट जाने वाले सभी रास्तों को भी अफगान नागरिकों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है। इस बीच काबुल एयरपोर्ट से एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एयरपोर्ट के गेट के पास मौजूद लोगों को हटाने के लिए तालिबान के लड़ाके पानी की बौछार करते हुए दिखाई दिए। एयरपोर्ट के पास भारी तादाद में अफगान नागरिक मौजूद थे, जिन्हें तितर बितर करने के लिए तालिबान ने पानी का इस्तेमाल किया। और अफगानिस्तान में हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं, इसकी एक और तस्वीर काबुल से आई है, जहां पैसे निकालने के लिए लोगों की भारी भीड़ बैंकों के बाहर जुटी हुई दिखाई दी। बैंक बंद होने से वहां लोगों के सामने पैसों की समस्या खड़ी हो गई है, जिसकी वजह से खाने पीने की परेशानी भी बढ़ गई है और अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। इस दौरान बैंकों के बाहर लोगों की लंबी कतारें नजर आई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लंबी कतारें हैं। काबुल की तस्वीर है जहां पर किस तरह बैंकों के बाहर लंबी भीड़ देखने को मिल रही है, वो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। तालिबान अब अफगानिस्तान में अपने आतंकी शासन को लागू करने लगा है। तुलू न्यूज के मुताबिक तालिबान ने अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए काबुल एयरपोर्ट को बंद कर दिया है। तालिबान की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि वो अब अफगान नागरिकों को देश छोड़ने नहीं देंगे। तालिबान की तरफ से ये कार्रवाई तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिब के
तालिबान अफगानों को देश छोड़ने की इजाजत नहीं देने वाले बयान के बाद की गई है। तालिबान ने घोषणा की है कि विदेशियों को एयरपोर्ट की ओर जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन अफगान नागरिकों को एयरपोर्ट जाने से रोक दिया जाएगा। तालिबान की तरफ से रोक लगाने, बेहतर सरकार चलाने और लोगों की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करे, लेकिन हालात वहां कुछ और ही हैं। अफगान नागरिकों को तालिबान की किसी भी बात पर भरोसा नहीं है और यही वजह है कि लोग देश छोड़ने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलकर काबुल पहुंच रहे हैं। इन लोगों को तालिबान की हकीकत का अच्छी तरह से अंदाजा है, इसलिए अफगानिस्तान के लोग तालिबान के वादों को रत्ती भर भी यकीन नहीं कर रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट के पास से एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दिखा कि सैकड़ों लोग कंधे पर अपना सामान लादे पैदल चलकर काबुल पहुंच रहे हैं। इस दौरान पूरे इलाके में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी और ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह अपना सामान लादे ये लोग अब काबुल एयरपोर्ट की ओर चलने लगे हैं, क्योंकि ना ही वहां पर कोई वाहन मुहैया हो पा रहा है उनको, जिसकी वजह से अब मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। लेकिन ऐसे में क्योंकि उनको डर है कहीं तालिबान के क्रूर शासन से उनको बचना है और ऐसे में सभी लोग पैदल ही अब काबुल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी वाहन इन लोगों के पास मौजूद नहीं है और तालिबान ने इन पर अब अंकुश भी लगा दिया है कि ये काबुल एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सकते हैं। उसके बावजूद बिना डरे ये लोग किसी भी तरह कोशिश कर रहे हैं कि काबुल एयरपोर्ट तक पहुंच जाए। इस बीच अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत से एक वीडियो सामने आया जिसमें पंजशीर के लड़ाके जंग की तैयारी में जुटे हुए दिखाई दिए। पंजशीर के लड़ाके इस दौरान जंग की ट्रेनिंग में दिखाई दिए। तस्वीरों ने दिखा कि पहाड़ी इलाकों में लड़ाकों को खास तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो तालिबान के लड़ाकों को जंग के समय मात दे सकें। ये पहाड़ी इलाके हैं पंजशीर के, जहां पर किस तरह ट्रेनिंग दी जा रही है इन अफगानिस्तानी लड़ाकों को। तस्वीरें आप देख सकते हैं, वहां पर सभी लड़ाकों को इकट्ठा किया गया है और कठोर से कठोर ट्रेनिंग इनको दी जा रही है ताकि तालिबान का ये सामना कर सके, तालिबान को मात दे सके, क्योंकि अब पूरे अफगानिस्तान में तालिबान का राज है। सिर्फ पंजशीर एक ऐसा इलाका है जहां पर इस वक्त तालिबान के कब्जे से जो बाहर है और वहां पर ये लड़ाके हैं सबसे बड़ी वजह, जिनकी वजह से तालिबान वहां पर झांकने की भी कोशिश नहीं करता है। इन्हीं के डर से, इन्हीं के खौफ से तालिबान ने अब तक पंजशीर पर वो कब्जा अपना नहीं जमा पाया है और ऐसे में अब पंजशीर में तैयारी दी जा रही है इन सभी लड़ाकों को। काबुल से लाए गए गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां का देश के अलग अलग हिस्सों में आज स्वागत किया जा रहा है। जम्मू, भोपाल, शिमला और कानपुर के गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियों के आने की खुशी में अरदास की गई। ये अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आप देख सकते हैं। एयरपोर्ट पर किस तरह पहले स्वागत किया गया, कुछ दिन पहले की ही 2 दिन पहले की तस्वीर है। उसके बाद आज अरदास की जा रही है और इन सभी गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियों का स्वागत किया जा रहा है। जम्मू में भोपाल की तस्वीर आप देख रहे हैं, शिमला और कानपुर से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये 2 तस्वीरें देखिए जम्मू और भोपाल की, जहां पर किस तरह अरदास की जा रही है और जो प्रतियां हैं उनका एक तरह से देश में स्वागत किया जा रहा है। काबुल से लाए गए गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियों को देश के अलग अलग हिस्सों में आज उनका स्वागत किया गया और जम्मू, भोपाल, शिमला और कानपुर के गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब की इन प्रतियों के आने की खुशी में अरदास भी की गई। दिल्ली का लाजपत नगर इलाका हजारों अफगान शरणार्थियों का ठिकाना है। अपने वतन से बिछड़े इन लोगों के लिए वतन की रोटी यहीं तैयार होती है। 3 साल पहले सैर सपाटे के लिए भारत आए जमशेद दिल्ली में ही रुक गए और अब एक बकरी चलाकर अपना जीवन गुजार रहे हैं। न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान उनका दर्द छलक आया। अभी अफगानिस्तान के हालात को देख करके आप लोगों को खबर मिलती होगी वहाँ क्या हालात हैं? हाँ, वहाँ का हालात तो सबको अभी मालूम है क्योंकि न्यूज़ में दिखाए दे रहे हैं। अभी सब कुछ से ऐसे कुछ नहीं है जो वाकिफ़ नहीं हो कोई, उससे सब वाकिफ़ है, सबको मालूम है। और जो अफ़गान लोग हैं यहाँ पे भी है, शायद 20-30 हज़ार फैमिली से ज़्यादा हो इंडिया पे, दिल्ली के अंदर। लेकिन जो लोग यहाँ पे है तो यहाँ पे फंस चुके हैं अभी। जो लोग वहाँ अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान का हालत सबको मालूम है। वो लोग तो वहीं पे यही झगड़े वगैरह के साथ फंसा हुआ है। वो लोग भी ना कोई अपने काम पे सही जा सकता है, ना कोई खाने के पीछे से ही निकल सकता है। खाने के पीछे भी निकल जाओ तो उनसे पूछा जाता है तुम लोग किधर जा रहे हो, क्या कर रहे हो। जैसे लॉकडाउन में जैसे सोचो यहाँ पे पहले किसी को जाने नहीं देता था किसी को, अभी वहाँ पे वही हालत चल रहा है जैसे वहाँ पे भी लॉकडाउन लगा हो। देखिए तो किस तरह से मार्मिक एक तरह से वर्णन है कि अफ़गानिस्तान में ऐसा लगता है कि लॉकडाउन लगा हो जैसे इंडिया में कोविड के टाइम पर लगा था। वहाँ जो है
तालिबान की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग सड़क पर नहीं निकल सकते हैं। आप लोगों को अपने मुल्क की याद आती होगी। आप कब आए हैं इंडिया? हम लोग तो 3 साल पहले आए थे। वो उस टाइम थोड़ा झगड़ा कम था। उस टाइम तो हम लोग यहाँ पे जब आए तो यहाँ तो थोड़ा शांत वगैरह था। हम लोग घूमने के लिए आए थे। फिर हम लोगों ने सोचा यहाँ कोई दुकान खोल लेंगे, यहीं पे रह लेंगे, क्या करें वापस जाके। वहाँ तो झगड़ा चल रहा है, मालूम नहीं कब क्या हो। तो घर वालों से बातचीत हुआ था उन लोग से। तो वो लोग का नहीं, हम लोग अभी नहीं आ सकते, तुम्हारी मर्जी, तुम अपना काम चलाओ, फिर हम बाद में देख लेंगे। अब बात शायर मुनव्वर राणा की, जहां पर शायर मुनव्वर राणा अपने बेटे की गिरफ्तारी पर बुरी तरह से भड़के हुए हैं। बेटे की गिरफ्तारी पर मुनव्वर राणा ने न्यूज 18 से बात की, जिसमें उन्होंने एक बार फिर धर्म की दुहाई दी और साफ कहा कि धर्म के आधार पर यूपी में इंसाफ किया जा रहा है। उनकी नाराजगी तो इतनी ज्यादा दिखी कि उन्होंने यूपी पुलिस से उनका एनकाउंटर करने तक की बात कह डाली। इससे पहले यूपी पुलिस ने एक दिन पहले ही शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा को लखनऊ से गिरफ्तार किया। रायबरेली पुलिस ने लखनऊ पुलिस की मदद से तबरेज को लालकुआं स्थित मुनव्वर राणा के घर से गिरफ्तार किया। तबरेज की गिरफ्तारी 2 महीने पुराने फर्जी फायरिंग के मामले में हुई है और आरोप है कि तबरेज ने खुद पर फायरिंग करवाई थी और आरोप अपने चाचा पर लगाते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। जांच में पुलिस को मालूम हुआ कि तबरेज ने अपने चाचा को फंसाने के लिए साजिश के तहत खुद पर गोली चलवाई थी। मशहूर शायर मुनव्वर राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके बेटे तबरेज की गिरफ्तारी की गई है। बहुत कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कानून मंत्री ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे जो भी कानून तोड़ेगा। तो सीधे बात कर लेते हैं मुनव्वर राणा साहब से। सर, किस तरह देखते हैं जितना गिरफ्तारी हुई और सरकार भी ये कह रही है कि हम कार्रवाई करेंगे? अरे ये गिरफ्तारी तो मामूली बात है। जब वो बलिया का मंत्री कह रहा है कि मुनव्वर राणा का इनकाउंटर कर दिया जाए, तो आप उस दिन इंतजार कीजिए कि मोहल्ले वालों से आकर के चैनल से खबर लीजिएगा कि वो जो जिसका इनकाउंटर हुआ है मुनव्वर राणा, वो कहाँ का था। जापानी था, तालिबानी था, पाकिस्तानी था, अफगानी था, कहाँ का था। आपके बेटे की जो गिरफ्तारी हुई उस पर क्या कहेंगे? बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। एक नए बने हुए सेंट्रल के जो मंत्री हैं, जो यहाँ मोहनलालगंज से MP हैं, उनके लड़के का भी केस सेम था। न उसके साथ इतनी दौड़ भाग हुई, न मटर गश्ती हुई, न मारपीट हुई, न हंगामा हुआ, कुछ नहीं हुआ। कौशल किशोर साहब की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, बताना नाम रामेश्वर तेली जी का। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग तालियां बजाएं। आइए अब हम स्वागत करते हैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा जी का। और केंद्र सरकार आज से ई श्रम पोर्टल की शुरुआत कर रही है। सरकार की इस पहल से देश के सभी असंगठित कामगारों को सरकारी योजनाओं का फायदा मिल सकेगा। सरकार ई श्रम पोर्टल के जरिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करेगी। इस पोर्टल के जरिए सरकार का लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के 38 करोड़ श्रमिकों को पंजीकृत करना है और इसमें निर्माण मजदूरों के अलावा प्रवासी श्रमिक, रेहड़ी पटरी वाले और घरेलू कामगार शामिल हैं। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, ई श्रम पोर्टल का यहाँ अनावरण होगा। आप गणमान्यों के निरंतर केंद्र सरकार आज से ई श्रम पोर्टल की शुरुआत करने वाली है और उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। का कार्यक्रम सरकार की इस पहल से देश के सभी असंगठित कामगारों को सरकारी योजनाओं का फायदा मिल सकेगा। आप सभी को यह भी बताना चाहूंगी कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स एवं पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी के मेंबर्स को भी इस पोर्टल के अनावरण कार्यक्रम में वर्चुअल मोड से उपस्थित होने हेतु विशेष निमंत्रण दिया गया है। हमारे साथ वर्चुअल मोड से प्रदेशों के श्रम मंत्री एवं श्रम सचिव भी जुड़े हैं। पोर्टल के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण में आप सभी की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। साथ ही इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार आज से ई श्रम पोर्टल की शुरुआत कर रही है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर ई श्रम पोर्टल का अनावरण भी किया जाएगा। सरकार की इस पहल से देश के सभी असंगठित कामगारों को सरकारी योजनाओं का फायदा मिल सकेगा और साथ ही सरकार ई श्रम पोर्टल के जरिए असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों का एक डेटाबेस भी तैयार करेगी। इस पोर्टल के जरिए सरकार का ये लक्ष्य है कि असंगठित क्षेत्र के 38 करोड़ श्रमिकों को पंजीकृत करना है, जिसमें निर्माण मजदूरों के अलावा प्रवासी श्रमिक, रेहड़ी पटरी वाले और घरेलू कामगार शामिल हैं।
यानी कि इस पोर्टल के जरिए, ई श्रम पोर्टल के जरिए जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनका डेटाबेस तैयार किया जाएगा और साथ ही जो कामगार हैं उनको सरकारी योजनाओं का फायदा दिलाने की भी ये कोशिश है केंद्र सरकार की। और आज इसका अनावरण हो गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। महानिदेशक श्रम कल्याण श्री अजय तिवारी जी से अनुरोध करूंगी कि आप अपने संबोधन 38 करोड़ श्रमिकों को इसका फायदा पहुंचने वाला है और साथ ही सरकार की ये योजना भी है कि इसके जरिए जो श्रमिक हैं उनका एक डेटाबेस तैयार कर लिया जाएगा। मंत्री श्रीमान भूपेंद्र यादव जी, माननीय राज्य श्रम मंत्री श्रीमान रामेश्वर तेली जी, केंद्र सरकार के श्रम सचिव श्री अपूर्व चंद्रा जी, विशेष सचिव श्रीमती अनुराधा प्रसाद जी, श्रम मंत्रालय के उच्च अधिकारीगण तथा मीडिया की तरफ से इस सभा कक्ष में उपस्थित बंधुवर, देश के 38 करोड़ असंगठित कामगारों, श्रमिकों एवं मजदूरों को समर्पित ई श्रम पोर्टल के उद्घाटन के पावन अवसर पर आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप जानते हैं कि निर्माण श्रमिक, रेहड़ी पटरी वाले, लघु विक्रेता, कृषि मजदूर, घरेलू कामगार महिलाएं, बीड़ी मजदूर, ट्रक चालक। तो केंद्र सरकार आज से ई श्रम पोर्टल की शुरुआत कर रही है और सरकार की इस पहल से देश के सभी असंगठित कामगारों को सरकारी योजनाओं का फायदा मिल सकेगा और साथ ही सरकार की ये भी योजना है कि असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों का एक डेटाबेस भी तैयार कर लिया जाए। और एक बार बात फिर से मुनव्वर राणा की। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने मुनव्वर राणा के बयान पर क्या कहा है वो भी सुनिए। सर, किस तरह मुनव्वर राणा की इस बात को लेते हैं कि हिंदू और मुसलमान के लिए अब दो तराजू? देखिए, जिसकी जैसी मानसिकता होती है वो वैसी ही बात करता है। सरकार अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है और एक अगर हम यूं कहें उन्हीं की बात को आगे बढ़ा दें कि एक मुसलमान को ही न्याय दिला रही है। हमारा काम है प्रदेश के किसी भी 23 करोड़ में से कोई भी व्यक्ति अगर पीड़ित है और वो गुहार लगाता है अपनी, तो उसको न्याय दिलाना कानून का और सरकार का काम होता है। कह रहे हैं कि मैं तो एक शायर हूं, लेकिन अब जो माहौल है अब शायरी नहीं, गुंडागर्दी करनी पड़ेगी। तो वो तो हमेशा से कर रहे हैं। उन्होंने शायरी की जबान में सिर्फ यही तो किया ही है। कौन सी बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की हैं। हमेशा देश के खिलाफ उन्होंने शेर कहे हैं अपनी शायरी में, देश के विरोध में, देश के बड़े बड़े सम्मानित नेताओं के विरोध में शायरी करते हैं वो। तो उनकी बात और उनकी जो विचार हैं वो तो तालिबानी विचार हैं, उसमें क्या कर सकते हैं आप। और समाजवादी पार्टी के नेता सुनील यादव ने मुनव्वर राणा के बेटे पर हुई कार्रवाई पर क्या कहा है, सुनते हैं। मुनव्वर राणा ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार दोपक्षी कार्रवाई करती है। वहीं जब कौशल किशोर के बेटे पर एफआईआर होती है, खुद पर हमला कराने का मामला आता है, तो सरकार मौन हो जाती है और उनके बेटे के खिलाफ कार्रवाई कर रही। हम केवल सरकार से एक ही अनुरोध करेंगे, जो कानून तोड़े, जो संविधान के खिलाफ कार्रवाई करे, वो आपके दल का हो या दूसरा कोई हो, उसके खिलाफ कार्रवाई कानूनी तौर पर होनी चाहिए। किसी को फंसाना और किसी को बचाना ये सरकार का काम नहीं है। जिसके खिलाफ जिस धारा में मुकदमा है उसको कौन सी सजा मिल सकती है ये सरकार तय करे। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। एक दिन में देश के कोरोना केस में अकेले केरल की बड़ी हिस्सेदारी है। आज केरल में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में केरल में कोरोना के रिकॉर्ड 31,445 नए मरीज मिले हैं। साथ ही वहां कोरोना से एक दिन में 215 लोगों की मौत भी हुई है। केरल में पॉजिटिविटी रेट 19% से ज्यादा है। जानकारों के मुताबिक केरल की वजह से ही देश के कोरोना आंकड़ों में भी उछाल आया है। देश में पिछले 24 घंटों में 46,000 से ज्यादा नए केस आए हैं और वहीं 600 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इस बीच वहां ओणम त्योहार के बाद कोरोना के केस बढ़ने पर केंद्र सरकार ने चिंता जताई और आने वाले त्योहारों को लेकर दूसरे राज्यों को सतर्क रहने को भी कहा है। न्यूज 18 और हार्पिक की पहल मिशन पानी में बात हैदराबाद की वाटर वॉरियर कल्पना रमेश की। हैदराबाद की बावड़ियां वास्तुकला की अद्भुत और ऐतिहासिक विरासतें हैं। कल्पना रमेश जैसे जल योद्धा इन्हें बचाकर न केवल नई जिंदगी दे रही हैं, बल्कि इस वजह से ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये ऐतिहासिक धरोहरें सिर्फ
किस्से और कहानियों तक सीमित रह जाती। जैसे जैसे ये बावड़ियां बरसों से जमा शहरी गंदगी से परत दर परत निजात पा रही हैं, ये शहर के ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने और वाटर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए फिर से तैयार हो रही हैं। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। I'm here today at the Bansilal stepwell, and you can see water right behind me. There is water that we found in this well. Earlier was a huge garbage dump. Cities were built around traditional water systems to give water to communities. It provided water to communities. It provided a socio-cultural space for people that lived around the wells. Today we've lost this language. If we can restore these stepwells and bring back water like these, the groundwater here can improve and the communities around can enjoy this groundwater for a long time and make it sustainable for themselves. We really need to step up, create a lot of awareness and bring communities in for the change, connecting people to water, because urban stories are not really connected with the water stories. While doing well restorations, I realized that these are great collection points for rainwater. And when I saw the success story of 2-3 wells we restored, I started taking it on me to restore the heritage stepwells in our city. We have been very, very dependent on the pipe supply, the tankers, and on bore wells. So I wish to bring back the context. We need to reconnect people to the well. It's not just water and improving groundwater, but it is also showcasing respect to water. स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव याचिका में